अरुण शर्मा जी के पास बीच में जाऊंगा टोकते हुए, क्योंकि वो निश्चित तौर पर वो तो कुछ पता नहीं लगता, देश के इतने सारे इतने मामले हैं, जैसे ही वो बीजेपी में पहुंच जाते हैं या साहब के शरण में पहुंचते हैं, साहब के या चाणक्य जी के, तो सब खत्म हो जाता है। कोई पूछता है, फाइलें गुम जाती हैं, केस बंद कर दिया। अरुण सर आप बताइए, आज जो अरुण शर्मा साहब की जो रैली, चाहे आपने महारैली दिल्ली की देखी होगी, आप दिल्ली में बैठे और साथ में आपने निश्चित तौर पर वो भाषण जरूर सुना होगा, मेरिट वाला, जो आप उससे आपसे अच्छा डिस्क्रिप्शन उसमें और कोई कर नहीं सकता, बाकी ने यही किया, लेकिन आपके पास जो कुछ विशेषण है थोड़े वैसे वाले, तो उस पर आप थोड़ा सा रोशनी डालिएगा प्लीज। कैसे वाले संजीव भाई, कैसे वाले? अरे सुनिए देखो मयूर भाई जो है ना, उनका जो, जैसे मैं स्वर शास्त्र जानता हूं, तो हम 6 में से सबसे मधुर स्वर मयूर भाई का है, और नाम भी मयूर है, और ऐसा लगता है जैसे जंगल में मयूर नाच रहा हो पंख फैला के। मुझे उनकी छवि बिल्कुल ऐसी लगती है। अब आप देखो, बात कर रहे हैं रामलीला मैदान की, बात कर रहे हैं मेरठ के मैदान की, तो जैसे अजय सर ने कहा, मैं कुछ चिर स्मृतियों में चला गया पीछे। 1977 में 1976 में मैं पकड़ा गया था इमरजेंसी के पहली बरसी पर, और मैंने सवेरे भी साझा की थी कुछ बातें, अपनी पत्नी से भी साझा की थी। मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूं, उस समय का अरुण शर्मा कैसी शख्सियत रखता था। मैं लोकतांत्रिक युवा मोर्चा का जमुना पार का अध्यक्ष था, और अरुण जेटली के साथ में एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनके साथ हेमंत बिश्नोई नाम था उनका, उनके साथ में जेल गया था। और बहुत सारी रामलीला मैदान की स्मृतियां, जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, उस समय वहां नेहरू खेल प्रतियोगिता हुआ करती थी, और नेहरू जी भी आया करते थे, लाल बहादुर शास्त्री आया करते थे। मैं आपको एक अपनी स्मृति दिखाना चाहता हूं, आप इसको पहचाने। क्या बात है, बहुत क्या बात है, जलवे थे सर आपके अभी भी हैं। अभिनेता की बात कर रहे थे अभी सर, अभिनेता की बात हो रही थी। जी जी, और सर ये उस समय 77 में मैं ग्रेजुएट हुआ था। सर थोड़ा नीचे रखिएगा, नीचे थोड़ा नीचे रखिए, हाँ नीचे, और इधर अपने साइड लेफ्ट में थोड़ा, हाँ बस ये ठीक, जी। तो आप मुझे बहुत पीछे ले गए, जिन स्मृतियों में मैं खो गया। जब मैं 8 महीने जेल रहा, वहां पर सीपीआई एम के भी लोग थे। आज मुझे दिल्ली में वो झंडे दिखाई, अरविंद सिंह लवली का वो जलवा दिखाई दिया, संदीप दीक्षित का वो जो संगठन में उन्होंने शीला दीक्षित जी के साथ रहते हुए काम किया, उनकी प्रतिभा का। आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, मैं आपको बीच में तोड़ रहा हूं आपको। आप ये बताइए, जो मोदी जी ने बौखलाहट की बात की उस मंच से मेरिट की, क्या बौखलाहट दिखी है आपको महारैली में कुछ, जो उस पे थोड़ा जी मैं दोनों का डिफरेंस बताता हूं आपको। असल में हुआ क्या है, दिल्ली में जो आप पार्टी है, उसके 20 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के बालक जो मानने वाले हैं, वो बहुत उत्साहित थे। और जो यंग ब्रिगेड कही जाती है आप पार्टी के अंदर, वो धरातल पर उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। छोटे छोटे गुट में सुबह 6 बजे ही लोग वहां रामलीला मैदान में जाने शुरू हो गए थे, 8 बजे तक वहां अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। और जो संगठित रूप नजर आया, उसमें जो कांग्रेस का परिपक्व जो राजनीतिक होता है, वो व्यू रचना नजर आई। और जो देखने सुनने में बाद में भाषणों में जो बात आई, जैसे प्रियंका जी ने बाद में 5 डिमांड रखी, राहुल जी ने जिस प्रकार वाचन किया, जिस प्रकार भगवंत मान ने एक रणभेरी में उद्घोषणा की कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, तो टोटल जो देखने सुनने में बात आई और जो प्रभाव नजर आया, वो ये कि इंडिया गठबंधन नाम की छतरी जो है वो बहुत मजबूत हो चुकी है। छोटे छोटे मतभेद कहीं नजर नहीं आए। जो आम तौर पर देखने में आता है, उसका सबसे प्रबल उदाहरण मैं देता हूं। ममता दी ने अपना रिप्रेजेंटेशन भेजा, और लोकसभा के अंदर जयरन साहब की पर्सनैलिटी सबको पता है, बहुत मुखर विरोध करते हैं, बहुत सुंदर शब्दों में करते हैं। उन्होंने बात कही, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें उद्धव ठाकरे साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा, ये मेरी दोनों बहनें हैं, ये मेरी दोनों बहनें हैं, मैं अपनी बहनों के साथ खड़ा हूं। जब मोदी जी बात करते हैं नारी रक्षा की या बात करते हैं शक्ति की, तो उनका जो भाव होता है
वो कैसा होता है। आज आपको सोनिया जी के साथ प्रियंका मिली, आज आपको सोनिया जी के साथ कल्पना मिली, सुनीता केजरीवाल मिली, तो एक सौम्य जो वातावरण होना चाहिए, तलखी भरा नहीं था। आपने तेजस्वी जी का जैसे भाषण सुना तो आपको लगा कि कैसी मीठी मनुहार और कैसे तीखे बाण वो कितनी कुशलता से और इतने परिपक्व मन से वो कहते हैं, ये आपको प्रत्यक्षता देखने को मिला। खड़गे साहब का चाहे कितने वृत्त हों, परंतु उनमें कितना जोश है, और जो जवानी में उन्होंने किया, ये मंच से भी कहा गया कि 51 साल से वो इस राजनीति जीवन को जी रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आपको जो टोटल पिक्चर देखने में आई, उसका चित्रण यही था कि ये संगठन मजबूत है, सशक्त है, और जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनसे वो ऊपर उठकर दिल्ली की जनता के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने मोदी जी का पूरा भाषण सुना, और ये भी सुनने को, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, और जो जो देखने सुनने में आया उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी के स्वर में कंपन था। उन्होंने हिंदुत्व का सहारा लिया, उन्होंने बहुत सारी ऐसी झूठी बातों का सहारा लिया जिनका सुनील सर ने भी उसका क्लैरिफिकेशन दिया, अजय सर ने भी बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया। और जो वो मुलम्मा ओढ़कर आए थे, जो वो कवच ले लेते हैं, जो वो मुखोटा ओढ़ लेते हैं, उस मुखोटे को, उस मुलम्मे को, उस कवच को भी उतरते हुए उन्हीं की रैली में हमने देखा। और जो आत्मविश्वास होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी, और अंतर मन से ये मान लेना कि मेरी 220 सीट से ऊपर नहीं आने वाली, या 400 सीट का जो मैं नरेशन दे रहा हूं, उस गारंटी की जो वारंटी जीरो है, जो फिर ग्राउंड में रामलीला से जोड़ता हूं आपको, दोनों मैदानों की तुलनात्मक अध्ययन जो मैंने किया, उसमें स्पष्टता ये सारी बातें देखने में, अनुभव करने में आई। मुझे लगता है इस पैनल में बैठे हुए शायद मैं सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति होऊंगा, तो मेरा अगर उस लिहाज से देखा जाए तो अनुभव थोड़ा सबसे ज्यादा है। बेशक मुझे जो मीडिया है उसका अनुभव ना भी हो, परंतु राजनीति का अनुभव 1962 में बलराज मधोक बाई इलेक्शन लड़े थे, उस इलेक्शन में भी मैंने काम किया था, तो मेरा अनुभव जरूर ज्यादा रहा है। और सच बात यह है, इसमें ऐसा नहीं है कि हम मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम तुलनात्मक अध्ययन करके अपनी विवेचना प्रस्तुत कर रहे हैं। वो बोलते हैं, जो चीजें बोलते हैं, जो मतलब सत्य से परे, हम उसी की व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। देश भी जानता है, मोदी, उस संजीव जी, मोदी जी को भी पता है मैं झूठ बोल रहा हूं, और वो झूठ उजागर हो चुका है। वो झूठ आज मेरठ के मैदान में बैठे हुए जो श्रोतागण हैं उन पर कोई असर नहीं डाल रहा, और वो पहले रैली का सारा विवरण ले चुके थे। कारण उससे पहले 2:30-3 बजे तक रामलीला मैदान की रैली समाप्त हो चुकी थी, बाकायदा उन्होंने वहां पर जनमन गण गाया, और वो देखने वाली बात यह थी कि इतने लोग मंच पर थे, कोई एक हाथ भी आपको नहीं हिलता हुआ नजर आया। अर्थात जो डिसिप्लिन है वो बहुत अच्छा था वहां पर। और जो मेरठ की रैली से हम तुलना कर रहे हैं, उसमें जो उससे पहले जो योगी जी बोले हैं, उनमें भी आत्मविश्वास की बहुत अधिक कमी थी। उन्होंने बार बार चौधरी चरण सिंह का नाम लिया, बल्कि मैं तो ये कहता हूं बीजेपी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से LLB किया हुआ है, और वो बड़ी पुख्ता बात करते हैं। परंतु आज उनमें जो, जिसको हम कहते हैं समुद्रिक शास्त्र, जो फेस रीडिंग होती है, जो भाव भंगिमा होती है शरीर की, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, उस विषय को मैंने पढ़ा हुआ है। तो देखने में बहुत सारी कमियां नजर आई। जो मोदी जी लबरेज नजर आते हैं, वो बड़ी मुस्तैदी से और बहुत उस्तादी से झूठ बोलते हैं, और सहसा लोग उस पर विश्वास करते हैं। परंतु आज मोदी जी को अंतर्मन में ये लगा कि ये मैं झूठ बोल रहा हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो 2 पिक्चर आपको मिली हैं, वो इतनी साफ चित्रण करती हैं कि अपने आप में आपको तुलना ना भी करें, शब्दों में ना भी ढाले। तो कुछ बोलते ही नहीं होगा वो अंतर। जी जी जी, मयूर भाई भी सिर ला रहे हैं, मयूर भाई के पास जाना चाहूंगा मैं। तो मुझे लगता है
कि आज का जो एनालिसिस है, अगर मूक भी हो तो भी उसके शब्द आपको मुखर महसूस होंगे, कानों में वो सुनाई देंगे। और आज का जो चित्रण है वो एक भविष्य की राजनीति को निर्धारित करने वाला होगा। और मुझे लगता है बीजेपी को जो आज चोट लगी है वो मन पर पड़ी है, उनके आत्मविश्वास में कमी आई है, और जो इंडिया गठबंधन है उसके आत्मविश्वास में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है। मुझे लगता है ये सुखद है और आने वाले भारत देश के लिए ये परिणति बहुत सुंदर होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। और अब की बार मोदी जी सत्ता से बाहर, ये नारा लगने वाला है। वो तो जनता जनार्दन का फैसला आएगा, अभी और भी चीजें इसमें जुड़ी है। मयूर सर, कौन सा पानी है वो? गुजरात का पानी कहाँ का है वो? कौन सी वाली नदी है वो पर्टिकुलर? आपसे बेहतर कोई जानता नहीं होगा। इतना बिल्कुल खुलकर बोल देना, और कोई मतलब कोई मन में कोई चिंता ही नहीं है कि हम बोल क्या रहे हैं, देश देख रहा है, सब चीजें सामने रखी है। तो आप एक तो इस पे और दोनों बाकी जो आपने देखा उस पे प्लीज। देखिए, मैं एक चीज आपको जो है ना वो बताना चाहता हूँ, उसको जरा मुझे लगता है सबको गौर से सुनना चाहिए जी। एक तो यह है कि भाई जब जहां से हम आते हैं वो गुजरात में जब जुड़ा तो 1960 में उसको जबरन जोड़ा गया। तो हम तो सौराष्ट्र से हैं, आप सुन लीजिए। जी जी। सौराष्ट्र जो है वो अलग स्टेट हुआ करता था 1960, 1 मई 1960 तक। जी। तो हमारा कल्चर, हमारा पानी, हमारी फितरत बहुत कुछ विपरीत है जिसको आप गुजरात समझते हैं। उससे मैं ये कहना चाहूंगा बड़े विनम्रता के साथ, तो इसको जोड़ा ना जाए पहली बात, ताकि बहुत क्या होता है कई बार बहुत मन से थोड़ा दुखी फील करते हैं जब ये सब सुनने को मिलता है। गुजरात मॉडल और सब उसके पीछे की तो हाँ, तो भैया हम तो सौराष्ट्र से हैं। मैं सहमत हूँ जानी भाई से।